अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सेकंड ईयर, ये न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की। उसके चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.10। एक्सरसाइज 2.10 बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा तो आपको वर्ड बाय वर्ड सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है पीछे एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह की, अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो ज़रूर बताना, मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। बाकी आपको पता है कि बुक्स अवेलेबल होती हैं तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आप इसी को समझने अच्छे से, आपको वो समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद ही कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये असेसमेंट आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है जी? मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें क्या है? इसमें हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? वो ये है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, इन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, ये पता होना चाहिए आपको। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के, एक मोल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की बात। हम कह रहे हैं कि हमने चार्ज बताना है किसके ऊपर? वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब जब हमने चार्ज निकाला वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वो कितना निकला जी? वो हमारे पास आया क्यू, हमें जो पता लगा एक्सपेरिमेंटली हमने जब निकाला तो वो हमारे पास तकरीबन 96500 आया। ठीक है, ये कूलम में आया। ये एक्सपेरिमेंटली हमने वेरीफाई किया है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, 96500 कूलम आती है। ठीक है, अब इसको हमने अप्रोक्सीमेट चार्ज में कन्वर्ट करना, तो ठीक है जी। तो आपको एक और बात बताऊं, इसको डिराइव करने का क्या तरीका होता है? अगर आप, मैं आपको बताऊं तो Q इज इक्वल टू आई टी, आपको पता है फॉर्मूला होता है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? आई हमारे पास होता है एम्पियर में करंट होता है, और टी हमारे पास क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी होती हैं जी, और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है? कितना चार्ज होता है वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना होता है? वो होता है जी 1.6022, या आप 271 कह लें, या 22 ही आप कह लें, बहुत ज्यादा अच्छा है। 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ठीक हो गया, ये हमारे पास कूलम में चार्ज होता है इसका। ठीक हो गया जी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब आपने करना क्या होता है? चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, अगर वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो फिर वन मोल्स के ऊपर, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? अगर वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? इसका मतलब हमने इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों साइडों पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। इसका मतलब हम क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, इधर भी ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू वो क्या आएगी? वो वैल्यू आएगी 96485। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 332 कूलम आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेन कंसेप्ट था इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। Q इज इक्वल टू आई टी एक मेन फार्मूला होगा, एक ये आपने याद रखना है। ठीक है, और हमारे पास चार्ज हमने किस तरह फाइंड किया है कि वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो वैल्यू क्या आ गई? 96485। और कैलकुलेशन में हम इसको अप्रोक्सीमेट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? 96500। ठीक है, अब जब साइंटिस्ट ने बात की तो ये तो उनके पास बहुत ही बड़ी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल कर देते हैं? 1 फैरेड के। किसके इक्वल कर देते हैं? 1 फैरेड के। बस ये इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम किसके इक्वल होता है? 1 फैरेड के इक्वल होता है। और एक और बात आपको मेन बतानी है, वो क्या है जी? इसको भी आप हाईलाइट कर लें। ठीक हो गया, एक और मेन बात आपको बतानी है, वो क्या है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है? 1 फैरेड। वो मैंने किस तरह, ये मैंने किस तरह बोल दिया है? अब
यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, ये 1 मोल है, ठीक है जी। ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे 1 फैराड चार्ज होता है। तो ये अभी जो हमने बोला है, हमने क्या बोला है कि 96500 कूलम किसके इक्वल है, 1 फैराड के। तो ये चार्ज किसके ऊपर था, ये चार्ज किसके ऊपर था, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर था, हमने अभी निकाला ये मोल। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज था, हमने उसी को नाम दिया है 1 फैराड। इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 1 फैराड, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा आपने जरूर पूछ लेना, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अब तो बहुत ही इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि इसमें वो कह रहा है एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स फॉर 2 आवर्स। आपने साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, साथ साथ उसमें जो गिवन है वो सब लिख लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन वो क्या कह रहा है, गिवन वो हमें कह रहा है कि कितना टाइम करंट पास होता रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से। तो वो हम लोग यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं, T इज इक्वल टू 2 आवर्स। आपको पता है हर 1 घंटे में कितने सेकंड कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और हर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इस पूरी वैल्यू के सेकंड्स में। 6 6 36, तो ये 7200 बन जाएगा, ठीक हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7200 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, दूसरी बात पढ़नी है। इफ इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल इज 0.5 एम्पियर। अगली बात उसने क्या दी है हमें, करंट की। करंट इज इक्वल टू कितने, 0.5 एम्पियर, ठीक हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, यानी पूरे टाइम में जो करंट पास हुआ है वो है 0.5 एम्पियर पास होता रहा है, उसमें से पास होता रहा है। फाइंड द, किधर गया, फाइंड द mass of the substance liberated during this interval। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है उसका मैस। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमें क्या है जी बाबा, रिक्वायर्ड है हमें मैस। किसका मैस, जो कंपाउंड यूज किया है, ठीक है जी। मैस इज इक्वल टू एम विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया। गिवन सबसे आला तरीका यही होता है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, तो ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में वो क्या करना पड़ेगा, अब हमें जिस तरह का मैंने बताया था कि ये आपने Q इज इक्वल टू आई टी का फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे चार्ज के, टोटल चार्ज कितना पास हुआ है भाई। तो एज वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। एज वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, सो वी विल जस्ट सिंपली पुट आवर वैल्यूज इन इट। Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.5 एम्पेयर आ जाएगी। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 7200 सेकेंड से। हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 7200। तो ये आ जाएगा 3600 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये क्या आ गया, 3600। और ये हमारे पास कूलम्ब में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि चार्ज हमेशा कूलम्ब में होता है और एम्पियर को जब भी सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो वो कूलम्ब ही बनता है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई, हम इसको अलग से नीचे कर लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये आ गई चार्ज की वैल्यू, इसको हाईलाइट कर लें अपने पास, ठीक हो गया। अब अगली बात क्या करनी है हमने, अगली बात ये है कि अब हमें पता कैसे चलेगा आपने अगला काम करना क्या है। सबसे पहले हमने इस चार्ज को कन्वर्ट करना होता है, यानी ये कूलम्ब में है ना अभी चार्ज, तो हमने इसको फैराड में कन्वर्ट करना होता है। उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा आगे चल के कि हमने वो क्यों करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको फैराड में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है 1 फैराड किसके इक्वल होता है, 1 फैराड इक्वल होता है 96500 कूलम्ब के, ठीक है। अब हमें कूलम्ब मिला हुआ है और हमने फैराड फाइंड करना है, इसका मतलब हम इसको रिवर्स कर देते हैं। हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 96500 कूलम्ब किसके इक्वल होता है, 1 फैराड के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है कूलम के साथ, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 1/96500 फैराड, ठीक हो गया। अब हमें वैल्यू कितनी गिवन थी, हमें कूलम कितने दिए हुए हैं, हमें 3600 दिए हुए हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। इसका मतलब 3600 को हम बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब अगर आप लिखना चाहें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3600 कूलम, तो गलत नहीं होगा, आप लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। 9600 कूलम में गिवन है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600
ये आ गया 00, डिवाइड किससे हो रहा है 96500 से, और ये आ गया फैरड में। ठीक हो गया। अब सिंपली हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल कर लिख देते हैं। वो क्या आती है, 3600 को डिवाइड कर दिया 96500 से, तो ये आ गया 0.037। क्या आ गया जी, 0.037 फैरड में आ गया। ठीक हो गया, इजी सी बात, कोई मुश्किल नहीं। अब अगली हिंट क्वेश्चन सॉल्व करने की हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है जो उसने ब्रैकेट्स में हमें छोटी सी हिंट दी हुई है। उसने हमें एक कंपाउंड का बताया हुआ है, एक एलिमेंट का क्या बताया हुआ है, मोलर मैस। अब मोलर मैस उसने बता दिया, इसका मतलब उसने वो हमें हिंट दे दी कि एलिमेंट कौन सा है। अब एलिमेंट हमें पता लगेगा तभी तो हम इक्वेशन लिख पाएंगे। ऐसी बात है, जब हमें एलिमेंट नहीं पता तो हमें क्या पता कि वो रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कितने लूज करेगा। तो इसका मतलब उसने हमें एलिमेंट बता दिया। अब ये कौन सा एलिमेंट है जी, ये हमारे पास होता है Ag सिल्वर। कौन सा होता है, Ag सिल्वर। अपनी बुक के ऊपर हिंट लिख लें ताकि आपको याद रखे। ठीक है, Ag सिल्वर। तो ये हमारे पास एज वी नो दैट, यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है, क्या लिखना है जी, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। अब सिल्वर की इक्वेशन लिखनी है नीचे। इक्वेशन सिल्वर की क्या होती है, सिल्वर की इक्वेशन होती है जी 1Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag सॉलिड। ये होती है जी सिल्वर की इक्वेशन। अब मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखी, मुझे क्यों जरूरत पड़ गई, हम तो मैथ्स निकाल रहे हैं, हम ये क्या करते जा रहे हैं। पहले आपको पता है सबसे पहले डाटा यूज होता है, डाटा यूज करने के लिए एक हिंट बना ले कि उसने आईटी दिया हुआ, जाहिर सी बात आईटी से क्यों निकलता है, हम पहले क्यों निकाल लेंगे। अब क्यों हमें कूलम में मिलता है, हम उसको फेरड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला काम मैं बताता हूँ। मैंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि एक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है, 1 फैरड होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है, 1 फैरड होता है। तो वही बात यहाँ पर यूज हो रही है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें कितना मिल रहा है, 1 मोल ऑफ सिल्वर मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखना है आपने, फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने मोल्स मिल रहे हैं, 1 मोल ऑफ Ag इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, ये सिंपल सी बात आपको समझानी थी जो कि असल बात थी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ Ag। अगर आपकी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ना लिखे हों, इस तरफ लिखे हों, यानी यहाँ पर लिखा होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब भी आपने ये स्टेटमेंट लिखनी थी। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 1 मोल ऑफ Ag इज प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया। अब हमारे पास 1 फैरड यानी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, वो होता है 1 फैरड। ये बात भी आपको बताई है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 फैरड के। तो 1 फैरड लिख दिया जी उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमने क्या करना है, सिंपल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ Ag लिख दिया। ठीक है, अब 1 फैरड तो हमारे पास चार्ज है ही नहीं, हमारे पास चार्ज कितना है जी, हमारे पास चार्ज है 0.037 फैरड। कितना, 0.037 फैरड। तो यहाँ पर भी 0.03 फैरड से मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पर भी 0.037 मोल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ Ag। इस पूरे मोल, हमने इसके मोल को निकालने के लिए वो सब मेहनत की थी जो अब हमारे पास निकल आया। अब सिंपली हम इसको मोलर मैस के फॉर्मूले में पुट करेंगे। वो क्या होता है, मैस का फॉर्मूला क्या होता है, मैस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मैस, मोल्स इनटू मोलर मैस। ये फॉर्मूला उम्मीद है सबको आता होगा, 9-10 का बहुत मशहूर फॉर्मूला है ये तो मेरे ख्याल से। ठीक है जी, तो मोल्स इनटू मोलर मैस अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जी। क्या आ जाएगा, मोल्स हमारे पास क्या आएंगे, मोल्स आ गए 0.037, मल्टीप्लाई किससे करना है, मोलर मैस से, जो उसने गिवन किया था 0.79। तो यहाँ पर ग्राम भी लगा लेते हैं साथ, ग्राम पर मोल लगाए न लगाए कोई मुश्किल नहीं, आखिर में आप लगा दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.037 मल्टीप्लाइड बाई 107.9, तो ये आ गया हमारे पास 3.9923। ये क्या आ गया हमारे पास, ग्राम्स में आंसर आ गया 3.99 ग्राम्स आ गया। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम्स में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सी एग्जांपल थी, मैंने अपनी पूरी इसको अच्छे से समझा दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आपको समझ आ जाए तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर समझना है।
समझने के बगैर आगे ना भागा करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि सही तरह से समझ आई हो। ठीक है, और मुझे भी पता करे, मुझे भी पता लगे कि आपको भी समझ में आ रही है। एक लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि उससे बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा और वीडियोस बनाएं, और क्योंकि बच्चे समझ रहे हैं ये वो, तो इसलिए लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 बहुत ही इजी सा पार्ट है। अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट शुरू में जो मैंने समझाया है वो अगर आपने समझा है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंट्रो के आगे उसकी टाइमिंग लिखी होगी, उसके ऊपर क्लिक करें, जाके सही समझे, क्योंकि वो ही मेन पार्ट है सारे न्यूमेरिकल्स को करने का। ठीक है, तो कहता वो क्या है, कहता है कि कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स व्हेन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ सर्किट। कह रहा है कि चार्ज कैलकुलेट करो इन कूलम्स, कूलम्स में निकाल के दो कि जब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ सर्किट, जब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में से फ्लो कर रहे हैं। तो हमें पहले पता है, हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या हमें पता है? हमें पता ये है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है जी? मैंने बताया था कितना होता है, 1 फैरड। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग दोनों साइड पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया जी, सिंपल सी बात थी, समझ आ गई। 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स में कितने आ गए, 3 फैरड। अब इसका मतलब हमारे पास वैल्यू किस में आ गई है, फैरड में। फैरड में आ गई है तो इसको कूलम्स में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 फैरड कितने कूलम्स के इक्वल होता है, 96500 कूलम्स के। ठीक हो गया, ये बात हमें पता है। लेकिन हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 3 फैरड है। इसका मतलब 3 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 फैरड कितना हो जाएगा, 3 × 96500 कूलम को। तो हमारे पास टोटल जो कूलम्स में चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 96500 मल्टीप्लाइड बाई 3, वो हमारे पास क्या आ गया, 289500। 289500। तो ये हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल था इसका, कि हमने सिंपल जो है वैल्यू को कन्वर्ट करना था फैरड से कूलम्ब में। पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने फैरड होता है, फिर फैरड से कूलम्ब में। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, बहुत ही इजी सा है, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया है उसी तरह ही है। क्या कहता है जी, कैलकुलेट द मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। इसका मतलब उसने क्या बोला, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मास। तो रिक्वायर्ड में हम लिख लेंगे अपने पास, क्या लिख लेंगे जी, मास लिख लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने लिख लिया मास, विच इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, मास हमने कैलकुलेट करना है। अब हमें गिवन क्या किया उसने, गिवन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गिवन क्या किया, ऑफ द सिल्वर कैथोड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस of AgNO3 solution if you use a current of 0.1 एम्पेयर। इसका मतलब उसने हमें करंट क्या दी है, करंट का मतलब होता है आई, वो क्या दिया है, 0.1 एम्पेयर। ठीक हो गया, फॉर कितने मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए, टाइम आ जाएगा 20 मिनट्स। हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 20 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट जरूर करना होता है वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो ये बन जाएगा 1200 सेकेंड्स। 2 6 12 और 007 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम इसका करते हैं सोल्यूशन, बिल्कुल उसी तरह डाटा गिवन है जिस तरह पार्ट 1 में गिवन था, सो नथिंग न्यू। सोल्यूशन में हम आ जाते हैं जी। सोल्यूशन में हमने बिल्कुल उसी तरह मैथ्स वगैरह फाइंड करना है जिस तरह हमने पहले किया था। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एज वी नो दैट, हमें क्या पता है जी, हमें ये पता है कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। सही है, आई हमारे पास क्या निकलता है, आई हमारे पास आया 0.1 एम्पेयर इंटू टी, टी आया 1200 सेकेंड्स। ठीक हो गया, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मेरे पास बनेगा जी, ये बन गया 120। ठीक हो गया, 120 कूलम बन गया। ठीक हो गया, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हमने ये निकाला किस लिए है, हमने ये निकाला है, अब इसको फैरड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मोर प्रिसाइज इसको बनाना होता है तो इसको फैरड में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 फैरड कितने के इक्वल होता है, 1 फैरड होता है 96500 कूलम के।
इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट किसको करना था, कन्वर्ट करना था हमने कूलम को, तो कूलम को हम इस साइड कर लेंगे 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैरड, ठीक हो गया। अब हमने अगला काम क्या करना होता है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/96500 ठीक है। अब हमारे पास 1 कॉलम तो था नहीं, हमारे पास कितने कॉलम है, 120 कॉलम है। इसका मतलब 120 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 120 कॉलम इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 96500 फैरड, ठीक है। हमने फैरड में कन्वर्ट करना होता है, तो ये कन्वर्जन का बहुत ही इजी सा मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 120 डिवाइडेड बाय 96500, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.24 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगी जी। तो हमारे पास 120 कूलम कितने के इक्वल होता है, 1.24 इंटू 10⁻³ फैरड के। ये जो मेन थिंग थी हमने निकाल ली है। अब उसने हमें बताया कि AgNO3 यूज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखना होता है, रिएक्शन लिखना होता है। तो एज द रिएक्शन एज वी नो दैट, यहाँ पर आप लिखें एज वी नो दैट, हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ए जी हमें गिवन है, ए जी क्या करता है, ए जी लेता है एक इलेक्ट्रॉन, ए जी के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो चला जाता है ए जी पे। ये होता है हमारे पास सिल्वर, ठीक हो गया। अब पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 1 मोल ऑफ, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ एजी दे रहा है। हमने यहाँ पे लिख लेना है 1 मोल ऑफ एजी, जो हमारे पास क्या होता है, सिल्वर, ठीक है। अब हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, 1 फैरड के इक्वल होता है, यही बात है, यही मैंने आपको बताया था। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख लेना है 1 फैरड, ठीक है। चार्ज होता है ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यहाँ पर आप जनरल लिख भी लें कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, हमारे पास 1 फैरड होता है, ठीक है। ये आप हाईलाइट करके लिख लें साइड पे, तो ठीक हो गया। 1 फैरड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ए जी, 1 मोल ऑफ ए जी। हमारे पास 1 फैरड तो था नहीं, हमारे पास कितना फैरड था, 1.24 इंटू 10⁻³ फैरड। तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दे, 1.24 इंटू 10⁻³ फैरड, ये आ गया इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ ए जी। तो ये आ गई हमारे पास मोल्स की वैल्यू जो हमने एक्चुअल में निकालनी होती है इस पूरे प्रोसेस को यूज करके। अब सिंपल इसको मोल्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। मोलर हमने निकालना क्या है, मैस निकालना है, मैस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मैस, ठीक हो गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको आता होगा, नहीं भी आता तो अब तो आ गया होगा। तो ये हमारे पास मोल्स पुट कर दिए 1.24 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई मोलर मैस अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, वो क्या था, 107.9 ग्राम पर मोल, ना भी लिखें आखिर में लिख दें, एक ही बात है, ठीक है क्या। और ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैस इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 107.9 से, तो ये आ जाएगा जी 0.134 ग्राम, कितना, 0.134 ग्राम। ये हमारे पास हो गया इसका मैस। लिख लेना नीचे कि द मैस ऑफ द ए जी प्रोड्यूस्ड इज 0.134 ग्राम, ठीक है जी। तो ये बहुत ही आसान सी सेल्फ असेसमेंट थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।